हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडसेट एजुकेशन। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन प्रूशिया हु वाज रेफर्ड टू एज ए जंकर्स। आपको बताना है कि जो जंकर है, जंकर्स वर्ड प्रूशिया में किन लोगों के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। मिलिट्री ऑफिशियल्स, सेकेंड लार्ज लैंड ऑनर्स, सी ऑप्शन फैक्ट्री ओनर्स और डी एरिस्टोक्रेटिक नोबल्स। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में जो जंकर्स है, प्रूशिया मतलब जो जर्मनी था उस समय का, तो वहां पर किन लोगों के लिए यूज किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, लार्ज लैंड ऑनर्स जो थे उन्हीं को हम लोग यहाँ पर जंकर्स के नाम से जाना करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग। फॉर द मिडिल क्लासेस ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द लिबरलिज्म। यहां पर ये बात कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास था उस समय का, उसके लिए लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था। तो आपको लिबरलिज्म का मीनिंग बताना है, उनका ये बताना है कि मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म किस वे में काम कर रहा था। ओके, तो ऑप्शन देखो आप यहाँ पर, एबोलिशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, बी ऑप्शन राइट टू बी लिबरल एंड एजुकेटेड, सी ऑप्शन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड डी ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आपको ध्यान रखना बेटा, जो लिबरलिज्म है आपकी बुक में इसके 3 मीनिंग दिए हुए हैं, वो सोशल है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिकल है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर सोशल मीनिंग पूछ रहा है। अब सोसाइटी को क्या चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर दी लॉ। इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815। यहां पर हम बात कर रहे हैं नेपोलियन को डिफीट करने के बाद 1815 में जो वियना कांग्रेस कन्वेन की जाती है, तो उसको होस्ट किसने किया था। वियना जो है वो कैपिटल है ऑस्ट्रिया। ओके, हम ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। किंग ऑफ द नीदरलैंड्स, कसेबी मजीनी, ड्यूक मैटरनिक एंड डी ऑप्शन ऑटो बिस्मार्क। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो वियना है वो कैपिटल ऑस्ट्रिया की, और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उस समय वो कौन थे, वही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो कुछ गेस किया आप लोगों ने, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ड्यूक मैटरनिक। ये उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, वही इस वियना कांग्रेस को, कांग्रेस एट वियना को होस्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Who among the following formed the secret society called Young Italy? अब यंग इटली की हम बात कर रहे हैं। आपका जो इटली का यूनिफिकेशन है, उस समय पर एक ग्रुप बनाया गया यंगस्टर का जिसका नाम था यंग इटली। एक सीक्रेट सोसाइटी थी, मतलब एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। तो इसके फाउंडर का नाम बताना है आपको। गसेपी मजीनी, ऑटोमन बिस्मार्क, जोहान गोटफ्राइड हर्डर एंड द मैटरनिक। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इटली का यूनिफिकेशन है तो आप जानते हैं वहां पर इटली के यूनिफिकेशन में किसका इंपोर्टेंट रोल था। इसका राइट आंसर होगा गसेपी मजीनी, ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट। आपको उस प्लेस का नाम बताना है जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो असेंबली थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी, कन्वेंट की गई थी, बुलाई गई थी। तो आप देखेंगे यहां पर एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, एट द चर्च ऑफ सेंट पीटर्स, एट द पैलेस ऑफ प्रूशिया, एट द हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। आपको ध्यान रखना है, ये प्रूशिया की यूनिफिकेशन टाइम पर मिडिल क्लास के थ्रू जब पहली बार आपके एफर्ट्स किया गया यूनिफिकेशन का, तो उस समय जो असेंबली कन्वेंट की गई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ओके, सेंट पॉल चर्च पहली बार आपकी असेंबली बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन काफी इजी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये फ्रांस के किंग के बारे में बात कर रहे हैं। कौन था उस समय किंग? एडवर्ड सेकंड, मैरी एंटोनीटे, विक्टर इमानुएल और लुई 16। ओके, आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपका 1789 में हुआ, यहां पर जो किंग आने वाला है उसका राइट आंसर होगा आपके आंसर वो है, क्या है वो, डी, लुई 16 यहां पर जो है उस समय फ्रांस के किंग थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जॉल्वरिन वॉज ए। तो ये जॉल्वरिन के बारे में पूछ रहे हैं कि जॉल्वरिन क्या था, एक किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था ये। तो देखते हैं हम लोग, डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन था, ट्रेड यूनियन था, सी ऑप्शन कस्टम यूनियन था, डी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन था। तो ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था। आपको ध्यान रखना है बेटा कि जॉल्वरिन जो था 1834 में बनाया गया था। ओके, जर्मन कॉन्फेडरेशन के आसपास की बात है ये। मतलब यहां पर जो है हम लोग किसी तरह का क्या कर रहे थे, टैक्स वाला कुछ पार्ट था ये। इसका राइट आंसर होने वाला है सी, कस्टम यूनिट का राइट आंसर होगा। ओके, ट्रेड में जो कस्टम ड्यूटीज लग रही थी उनसे फ्री होने के लिए ग्रुप बनाया गया। जो भी इस पार्ट को ज्वाइन करेगा जॉल्वरिन को, वहां पर उनको टैक्स में काफी ज्यादा रिलीफ दिया गया। ओके, तो ये कस्टम यूनियन था। क्वेश्चन नंबर 8। वियना कांग्रेस की हम बात करते हैं। वियना कांग्रेस वाज कन्वेंड इन 1815 फॉर व्हाट पर्पस। वियना कांग्रेस जिसको आपके ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया था, उसको कन्वेंट करने के पीछे पर्पस क्या था। नेपोलियन को डिफीट कर दिया आपने, तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो क्या ऑप्शन है। टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस, टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजिम इन यूरोप, to declare completion of German unification and D to start the process of Italian unification। राइट आंसर देखो आप यहाँ पर
जो वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी, वो ओबीसी बात है कि मोनार्की जो कंट्रीज थे उनके थ्रू कन्वेंट की गई थी। तो वो लोग वापस से चाहते थे कि वापस से मोनार्की रिस्टैब्लिश हो जाए। तो उसका राइट आंसर होने वाला है बी, टू रिस्टोर द कंजर्वेटिव रिजीम। कंजर्वेटिव रिजीम वही लोग हैं जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, तो यही इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज फ्रेडरिक सोरी? फ्रेडरिक सोरी के बारे में पूछ रहे हैं। आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही इसका एक पेंटिंग दिया हुआ है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन में। किंग ऑफ फ्रेम, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, फ्रेंच आर्टिस्ट एंड द ए रिवोल्यूशनरी। माना इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी इमेज को क्रिएट किया था, काफी अच्छी इमेज से, जिन्होंने इसमें यहाँ पर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ब्रदरहुड जैसी चीजों को शो किया। तो ऑब्वियसली बात है एक पेंटिंग बनाया, तो ये कौन थे? इसका आंसर होगा आपके सी, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी मिलिटिया रेड शर्ट? यहां पर ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप रेड शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि रेड शर्ट के फाउंडर कौन है। ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पर विल्सन, ज़ार निकोलस II, मैटरनिक एंड द गैरिबाल्डी। ओके, ये जो क्वेश्चन है रेड शर्ट जो फ्रेम किया गया, ये इटली की यूनिफिकेशन से कनेक्ट है बच्चा। इसका राइट आंसर होगा आपके गसिपी गैरिबाल्डी, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन नेशन बिल्डिंग? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रिम ब्रदर्स थे, ओके, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या था नेशन बिल्डिंग में। आपको बता दूं मैं, ये जो पर्संस थे, दो ब्रदर थे, ये जैकब एंड विलहेल्म। तो इनका जो यूनिफिकेशन है वो जर्मनी से बिलोंग करता है। तो क्या इनका जो कंट्रीब्यूशन था? फेरी टेल्स, फोक डांस, ओपेरास एंड द म्यूजिक। मतलब इन्होंने किस वे में यहाँ पर जो है यूनिफिकेशन में एफर्ट्स किया है, मोटिवेट करते थे या राइटर्स थे या क्या म्यूजिक शो किया करते थे? इसका राइट आंसर होगा ये राइटर्स थे। फेरी टेल्स इन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिम ब्रदर्स, विलहेल्म और जैकब। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द फेमस एक्सपीडिशन कैरिड आउट बाय द गसिपी गैरिबाल्डी कॉल्ड? यहाँ पर जो है गसिपी गैरिबाल्डी के थ्रू यहाँ पर एक फेमस एक्सपीडिशन, मतलब एक मिशन स्टार्ट किया गया, तो उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 ऑफ साउथ इटली, बी यंग इटली इन द मार्सिलीज, यंग यूरोप इन बर्न, नन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है गसिपी गैरिबाल्डी ने जो फेमस एक्सपीडिशन स्टार्ट किया है वो किससे कनेक्टेड है? तो ऑब्वियसली बात है, ये जो रेड शर्ट आपको पता है, आपके 30,000 फॉलोवर्स यूथ के साथ में इन्होंने साउथ इटली पर अटैक किया था, उसको इटली का पार्ट बनाने के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, वुमेन वर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल बट ओनली एस। यहां पर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट की जा रही थी, वहां पर वुमेन का जो पोजीशन था वो क्या था, किस डेजिग्नेशन पे वो उनकी कंडीशंस थी उस समय जब जो सेंट पॉल चर्च था वहां पर जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी? तो वुमेन का आपको पोजीशन बताना है। एज ए ऑब्जर्वर थी, एज ए गार्ड्स थी वो, एज ए वेटरेसेस थी वो, या फिर डी अपोजिशन के फॉर्म में थी। ऑब्वियसली बात है उस समय पर वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था, ना उनको किसी तरह का जो भी था राइट्स था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वो एज ए विजिटर थी, एज ए ऑब्जर्वर थी। उसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन 14, व्हाट डिड द वीवर्स इन सिलिसिया इन 1815 रिवोल्ट अगेंस्ट? यहां पर ये बात कर रहे हैं कि सिलिसिया में जो रिवोल्ट हुआ 1845 में, यूरोप का एक छोटा सा टाउन टाइप है ये, तो यहां पर उसके पीछे रीजन क्या था? तो देखते हैं ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिडंट पे देम इनफ, insufficient supply of raw material, C option bad quality raw material and D option none of the option। यहां पर आपको ध्यान रखना है, सिलिसिया में जो वीवर थे, जो बुनकर थे, जो कपड़े बुना करते थे, उनकी जो फाइट थी ये होगी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्टर्स उनका सडनली पेमेंट कम कर देते हैं। ओके, तो इसी के खिलाफ वो लोग अपोज करेंगे, यहां पर रिवोल्ट करेंगे। क्वेश्चन 15, व्हाट मार्क ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? आपको बताना है कि जो ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ तो यहां पर क्या उनके बीच में ऐसा डील था, कॉन्ट्रैक्ट था, कौन सी ट्रीटी थी जिसके थ्रू ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से फ्री हुआ? पता होना चाहिए आपको। तो ये चीज यहां पर जो था, ऑटोमन एम्पायर से फ्री हुआ था ग्रीस, तो उनके बीच में क्या डील, क्या कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको उस डील का नाम बताना है। ट्रीटी ऑफ वियना 1830, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज 1871, सी ऑप्शन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपके नन ऑफ दी ऑप्शन। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। 1832 में जो ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, वही ग्रीस उसके थ्रू आपके ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा सी। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द वर्ड दस वोक रेफर्स टू, यहां पर दस वोक का मीनिंग बताना है आपको। जो ये वर्ड यूज किया है ये जोहान गोटफ्रेड हर्डर, जो उस समय के यहां पर आप बोल सकते हो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया। तो आपको मीनिंग बताना है कि दस वोक का मीनिंग क्या है। कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस, कॉमन पीपल ऑफ इटली, सी कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी एंड द कॉमन पीपल ऑफ रशिया। आपको बताया मैंने, रूसिया या जर्मनी उस समय जो थे उसके रेफरेंस में यहां पर ये वर्ड यूज किया गया है। तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑब्वियसली बात है जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जर्मन वर्ड है दस वोक।
उसका मीनिंग क्या होगा? कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी के बारे में बात कर रही है। 17 गसिपी मजीनी वॉज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब गसिपी मजीनी के बारे में बोला जा रहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमी, इस सोसाइटी के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी ये है। तो ये ऐसा किस पर्सन ने बोला है? तो ऑब्वियसली बात है, गसिपी मजीनी जो थे रिवोल्यूशनरी थे। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव लोग होंगे, मोनार्की के सपोर्टर होंगे, उनको इनसे बहुत ज्यादा डर लगता था, इसीलिए इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी बोला है उस समय इटली का जो सोशल ऑर्डर था उसके लिए। तो किसने बोला है? गसिपी गैरिबाल्डी, विलियम फर्स्ट, मैटरनिक या फिर हिटलर ने? उसका राइट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इनके बारे में ये सेंटेंस बोला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिविल कोड ऑफ 1804 वाज यूजुअली नाउन एज। सिविल कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे वो है ये। तो इसका एक और नाम है, आपको वो नाम बताना है। पहला ऑप्शन द बिस्मार्क कोड, द नेपोलियन कोड एंड द सोशल कोड एंड द नेशनल कोड। ऑब्वियसली बात है, जब नेपोलियन ने ये चीजों को इंट्रोड्यूस किया है तो इसका एक और ऑप्शन में नाम जो है वो क्या होने वाला है? बी, द नेपोलियन कोड इसका राइट आंसर होगा बच्चा। Question number 90. La patrie, one of the ideas used during the French Revolution to emphasize the notion of a united community. Means अब यहाँ पर हमको बताना है कि ला पैट्री जो वर्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये वर्ड यूज किया गया मिडिल क्लास के थ्रू, तो इसका मीनिंग बताना है आपको यहाँ पर। ओके, मतलब नोशन का मतलब यहाँ पर आइडियाज है, और यूनाइटेड कम्युनिटी मतलब फ्रेंच जो एक नॉर्मल क्लास हो गया, आपके जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थे उनको खत्म कर दिया गया, वहां पर आप सब लोग जो है एक ही जो है लेवल से जाने जाएंगे। तो एक यूनाइटेड कम्युनिटी ने इस फ्रांस को, कंट्री को किस वे में यहां पर बोला गया? तो ऑप्शन देखो, हॉली लैंड, फादरलैंड, सी ऑप्शन मदरलैंड एंड द यूनाइटेड लैंड। तो यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है फादरलैंड। तो फादरलैंड यहां पर बोला गया। ला पेट्री का जो मीनिंग होगा वो क्या निकल के आ रहा है? फादरलैंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, स्टेटमेंट है ये, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका ये जो सेंटेंस है ये किसने ऑब्जर्व किया है, किसने कहा? मतलब क्या है, फ्रांस में कुछ भी इंसिडेंट होता है ना तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे यूरोप पे होता है। तो देखो इस स्टेटमेंट किसने बोला है? ड्यूक मैटरनिक, नेपोलियन, ऑटोमन बिस्मार्क एंड गैरिबाल्डी। तो ये स्टेटमेंट जिसने बोला है वो है यहां पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। ओके, इसका राइट आंसर आपके होगा ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ नई सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।